डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्ट 1। इसमें हम सीखेंगे बैलेंस शीट के आइटम्स को कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। इसमें हम 5 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होती है और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट होती है। प्रॉपरली रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। तो क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टर्मिनेशन हो जाता है, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नए सिरे से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। अभी तक हमने जो पिछले वीडियोस किए हैं उसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया था, जिसके अंदर एक नया एग्रीमेंट तैयार होता है और फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की वजह से जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खत्म हो जाए। हम इस चैप्टर में करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो दैट मीन्स कि फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, बिजनेस ही खत्म हो जाता है फर्म का। तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोनों में डिफरेंस है। तो किन किन केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था, हम ये चैप्टर्स करके आए हैं पिछले वीडियोस में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर मतलब किसी पार्टनर को निकाल दिया जाता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर पार्टनरशिप किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया गया था तो वो टाइम पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करती रहती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का क्लोजर हो जाता है, मतलब बिजनेस खत्म हो जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नहीं रहता क्योंकि इट कम्स टू एन एंड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स में खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म नहीं होती, मतलब एक चेंज्ड फॉर्म में, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो उस फॉर्म में नई इकोनॉमिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाती है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, सारे अकाउंट्स को ही क्लोज कर दिया जाता है। सबसे पहले हम वही करने वाले हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट टू 5 अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है, रीअसेसमेंट किया जाता है और जो भी गेन या लॉस होता है वो पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो नए सिरे से जब बैलेंस शीट होती है तो उनमें एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी नई रीवैल्यूड फिगर्स में पे दिखाया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, और अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाए, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया। कोर्ट्स इंटरवेंशन, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उसमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन, दखल अंदाजी नहीं होती है, लेकिन ये उनकी पार्टनर्स की अपनी म्यूचुअल कंसेंट से होता है, आपसी सहमति से होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में
अगर कई बार कोर्ट की भी इंटरवेंशन होती है, ऐसा उस केस में होता है जब कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर कोर्ट को लगता है कि बिजनेस इलीगल हो चुका है, या अगर पार्टनरशिप दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऐसी कुछ कंपल्सरी वाली सिचुएशन आती है, तो कोर्ट की इंटरवेंशन से या विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो अब हम करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले हम आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड, आउटसाइडर्स को पे किया जाता है। आउटसाइडर को पे करने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है और एसेट्स को बेच दिया जाता है। जो भी अमाउंट बचता है उससे पार्टनर के लोन्स को पे ऑफ कर दिया जाता है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है। तो सेकेंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में आपको लोन टू पार्टनर भी दिया होगा, तो अगर हमने फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसका भी अकाउंट सेटल किया जाएगा। फोर्थ, कैपिटल अकाउंट्स विल बी सेटल्ड, तो इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। और लास्टली बनेगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो 5 अकाउंट मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में लोन बाय पार्टनर नहीं हो तो ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में लोन टू अ पार्टनर नहीं दिया गया तो ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा। बट अदरवाइज रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट, ये अकाउंट बनेंगे ताकि हम थर्ड पार्टी को सेटल कर सके, लोन बाय पार्टनर सेटल कर सके, लोन टू अ पार्टनर सेटल कर सके, हम उससे पैसा रिकवर कर सके, कैपिटल अकाउंट की जो भी डेफिशिएंसी है हम उनको पूरा कर सके। अगर कैपिटल में से उनको देना जो भी बनता है तो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट बनाया जाता है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया, जो भी कैश रियलाइज करवाया एसेट्स को बेच के उनसे पे ऑफ कर दिया गया आउटसाइड डेट्स को, पार्टनर के लोन को, पार्टनर्स के कैपिटल को, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है। तो अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। तो ये 5 अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि इसमें हम करेंगे ट्रांसफरिंग द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हमें बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को क्लोज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी बैलेंस शीट बनाई है जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारी आइटम्स को कवर किया जा सके एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में। तो हम उसको पहले कवर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का। तो एसेट साइड पे सपोज कोई इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मैंने लिखा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कौन सी एसेट को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा या कौन सी लायबिलिटी को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं रैंडमली एसेट्स के नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। तो कैश इन हैंड सपोज एक एसेट है। सन्ड्री एसेट्स में मैं कुछ एसेट्स के नाम लिख रही हूँ जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल, ओके, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे दे रखा होता है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एसेट साइड पे दे रखा है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो लॉस है। तो इसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, तो इसको कैसे क्लोज किया जाएगा? लोन टू अ पार्टनर। अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तो वो फर्म के लिए एसेट होता है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो वो फर्म के लिए एसेट होता है। तो इन सबको एसेट साइड में कैसे क्लोज किया जाएगा?
अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे भी हम कुछ सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से ही माइनस करके यहाँ पे दिखाया जाता है एसेट साइड पे, और कई बार वो लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। तो दोनों तरीके से करेक्ट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ट्रांसफर किया जाना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसके बाद आ जाएंगी हमारी कैपिटल्स। जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम लिख के उनकी कैपिटल्स होंगी। जनरल रिजर्व, लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के लिए अलग से हम इसके बात करेंगे कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट अलग से सीखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये। तो अब ये है हमारी इमेजिनरी बैलेंस शीट, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि मैंने सब कुछ ही इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे सेटल। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि 5 अकाउंट्स बनते हैं मेनली, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट। तो अगर बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट, अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट, अगर दोनों है तो उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम थर्ड पार्टीज को पे ऑफ करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट उसी थर्ड पार्टी के लिए बनाया जाता है, थर्ड पार्टी को पे ऑफ करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है यानी कि बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस का एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कैश, हमें सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, सबको क्लोज करना है। जैसे कि आपको पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको अगर हमें क्लोज करना होगा तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हमें इंडिविजुअली सारी एसेट्स को क्लोज डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो रहा है। सबसे पहली आइटम है हमारी कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 5 अकाउंट बनाने हैं, उनमें से एक अकाउंट है पांचवा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो क्योंकि सबसे पहले यही आइटम दे रखी है तो मैं इसी के लिए कैश अकाउंट बना देती हूँ। यहाँ पे कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि लोन बाय पार्टनर लिख लेते हैं ताकि आइडिया रहे कि ये लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है। लोन टू पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, जो भी पार्टनर है उसका नाम आएगा। जैसे मान लो ए है तो लोन टू ए या लोन बाय ए। और उसके बाद बनेंगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। तो जैसे जैसे बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स हैं हम उसको क्लोज डाउन करते जाएंगे बाय ट्रांसफरिंग देम टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में और लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम इसको क्लोज डाउन कर रहे हैं कैश इन हैंड। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स में है इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल एंड डेटर्स। तो ये 5 एसेट्स मैंने लिखी हैं।
एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इनको क्लोज करने के लिए हमें इनको क्रेडिट करना पड़ता है। रिमेंबर, गुडविल को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो सारे के सारे बैलेंसेस, सारे अकाउंट्स को हमें खत्म करना है। एक बार सारी बुक्स को क्लोज करना है तो दैट मीन सारी एसेट्स को क्लोज करना है। तो हम जैसे जैसे किसी भी आइटम को क्लोज करते जाएंगे वैसे वैसे उस पर टिक लगाते जाएंगे। तो जैसे कि ये 5 चीजें हैं, सारी की सारी एसेट्स हैं, तो हम इनको क्लोज करने के लिए इनको करेंगे क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ऐसे करके हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट होता है। टू गुडविल अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। इसके बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स और उसके बाद इंडिविजुअली सारी एसेट्स का नाम लिखना है। लेकिन इंडिविजुअली नाम लिखना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि इन सबको क्लोज किया जा चुका है। तो अभी हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड की ये 6 आइटम्स को क्लोज कर दिया है। अब है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे दिया होता है तो वो लॉस होता है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। लॉस की आइटम से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट होता है, तो लॉस के अमाउंट से कैपिटल डेबिट होता है। तो इसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट होता है या फिर लॉस होता है, तो इस लॉस की अमाउंट से भी इसको भी हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो जिससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में इन दोनों आइटम्स को डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों को हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स है यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको क्लोज कर दिया। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों को हमने क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग देम टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इस तरीके से हमने एसेट साइड की ये सारी आइटम्स को क्लोज कर दिया है। अब रह गया है लोन टू अ पार्टनर। लोन टू अ पार्टनर हमारे लिए एसेट होता है, फर्म के लिए एसेट होता है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे लोन टू पार्टनर अकाउंट में। आपको क्वेश्चन में पार्टनर का नाम दिया होगा, तो हम पार्टनर के नाम से उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। तो लोन टू पार्टनर एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी करके इसको दिखा देंगे। एसेट साइड की हमने सारी आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया है। अब है लायबिलिटी साइड पे। सन्ड्री लायबिलिटीज में मैंने 2 लायबिलिटीज लिखे हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो जैसे एसेट को बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, यानी क्लोज कर रहे हो तो एसेट को क्रेडिट करोगे। सिमिलरली लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। अब हम क्योंकि सारी लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो हमें लायबिलिटीज को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे दोनों आइटम्स और क्लोज हो जाएंगे। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। तो इस तरीके हमने दोनों लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया। आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी एसेट होती है, एसेट के ऊपर बनाए जाने वाला रिजर्व और प्रोविजन को भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन एंड रिजर्व, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें इसको क्लोज करने के लिए इनको डेबिट करना पड़ता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हम अभी बात करते हैं, पहले इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वाले चैप्टर में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दिया था। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम आ जाती है बुक वैल्यू से, तो हम उसको रिजर्व में से कवर करते हैं और बाकी की अमाउंट हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है, हम इन्वेस्टमेंट्स को भी खत्म ही कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी फॉल का मतलब नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एक तरह से अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रख रहे हैं तो वो इवेंचुअली पार्टनर्स को ही मिलेगा, क्योंकि जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो पार्टनर्स के लिए गेन होता है और वो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। तो इवेंचुअली ये जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रख रहे हैं, तो उससे उनका बेनिफिट बढ़ जाएगा, पार्टनर्स का गेन बढ़ जाएगा, जिसको कि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस बार डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमें एसेट्स के ऊपर बनाए जाने वाले जितने भी रिजर्व्स और प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स जो कि एसेट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बनता है जो कि एसेट है, तो एसेट के ऊपर बनाए जाने वाले रिजर्व्स और प्रोविजंस को हमें ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में और उनको क्लोज करना होता है। तो इस तरीके से हमने रिजर्व को भी ट्रांसफर कर दिया। अब हम लायबिलिटी साइड की 4 आइटम्स को ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद है ये कैपिटल्स। कैपिटल्स के ये जो बैलेंसेस हैं, हम इनको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल्स दे रखा है तो दैट मीन्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, तो इनको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाएगा और लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, तो जनरल रिजर्व को भी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। जनरल रिजर्व बांटने से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। आगे है लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर, इसको लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लोन बाय पार्टनर मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो फर्म के लिए वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोन बाय पार्टनर की क्रेडिट साइड पे इसके बैलेंस को दिखाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। इसके बाद सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की ये जो हमने सारी आइटम्स ट्रांसफर किए हैं, इसके अलावा क्या क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वो हम सीखेंगे इस डिसोल्यूशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में कि और क्या क्या आएगा। इस वीडियो के लिए हमने जस्ट स्टार्टिंग किया था कि बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे क्लोज करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है क्लोजिंग डाउन ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये सारे अकाउंट्स को एक बार क्लोज करने के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट एक बार दिखाना था, तो बाकी के फॉर्मेट के लिए हम पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। लोन बाय पार्टनर को हम अभी देख लेते हैं, या फिर लोन बाय पार्टनर का भी उसी वीडियो में ही पार्ट 2 वाले वीडियो में इसको हम क्लोज करेंगे कि कैसे ये सारे अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट, जो कि वीडियो का मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट की ट्रांसफरिंग ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, ये पार्ट हमने कवर कर लिया है कि कैसे बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो हम वो सीखते हैं अभी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है।
तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अभी तक के चैप्टर्स में हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमने किया था कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को बांट दिया जाता है पार्टनर्स में। अगर कोई क्लेम अराइज हो जाता है, यानी किसी वर्कर को कॉम्पेंसेट करना पड़ गया, तो उस क्लेम को रिजर्व में से कवर कर लिया जाता है और बाकी की अमाउंट पार्टनर्स में बांट दी जाती है। ये चीज़ हम एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ 4 बार इन वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का रिजर्व का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है, तो इसके कुछ केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में, इन केस देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मान लो कि रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इस चैप्टर में एक ही रेशियो है, ना ओल्ड ना न्यू, वही रेशियो है, उसी रेशियो में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन एंड रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो जब हम इसको बांट रहे हैं रिजर्व को, तो दैट मीन्स हम इसको यूज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिजर्व की अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे। कैपिटल इंक्रीज होंगे तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए हमने उनको क्रेडिट किया। तो पूरे का पूरा रिजर्व बांट देंगे। इन केस the amount of liability is less than the amount of workman compensation reserve, मान लो कि लाइबिलिटी अराइज तो हुई है लेकिन वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की अमाउंट से कम है, तो जितनी लाइबिलिटी है, जितना कवर कर सकते हैं रिजर्व से जितना कवर करने के बाद जो बच जाएगा, उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 20,000 का और क्लेम आया है 8,000 का। हम इसका एक फुल फ्लेश क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको सारे केसेस आ जाएंगे। तो आपके लिए छोटा सा एग्जांपल है कि रिजर्व हमारे पास 20,000 का पड़ा हुआ है लेकिन क्लेम आ गया 8,000 का। तो 8,000 का कवर करने के बाद भी हमारे पास 12,000 बच रहे हैं, तो इस 12,000 को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्लेम की एंट्री हम करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अभी तक हम करते थे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि क्लेम अराइज होता था, लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि हम वैसे भी सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम इस क्लेम को भी सीधा ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अलॉन्ग विद अदर लाइबिलिटीज। तो सीधे सीधे इसको ट्रांसफर कर दोगे। 8,000 का क्लेम आ गया तो 8,000 को ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व को यूज कर लेंगे इसके लिए। अब हम इस लाइबिलिटी को पे कर देंगे, ठीक है, हमें इस लाइबिलिटी को साथ के साथ पे करना है। अभी तक हम क्या करते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में हम लाइबिलिटी को दिखाते थे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाते थे, क्योंकि अभी तक क्लेम अराइज होता था, उनको पे नहीं किया जाता था। अभी क्योंकि बिजनेस खत्म ही हो रहा है, तो हम उस लाइबिलिटी को साथ के साथ पे कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 20,000 का, 8,000 यूज कर लिया, तो बाकी का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 12,000 का हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे, मतलब एबीसी जो भी है उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में बांट देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे इन दो एंट्रीज की बजाय हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट किया 8,000 से, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट किया 12,000 से, तो हम इसकी बजाय एक ही बार वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट कर सकते हैं 20,000 से। यहाँ पे क्रेडिट किया टू रियलाइजेशन फॉर क्लेम, तो लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000,
तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000। तो इन दो एंट्रीज को अलग अलग करने की बजाय हम एक ही एंट्री में इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि रिजर्व में से 8,000 यूज किया क्लेम के लिए और बाकी का 12,000 हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रिमेंबर, लायबिलिटी को जो अराइज हुई है पे जरूर करना है, चाहे वो रिजर्व से कम हो चाहे ज्यादा हो, कितनी भी अमाउंट हो उसकी, उसको हमें साथ के साथ पे कर देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमें जरूर करना है। अब है नेक्स्ट केस है कि अगर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लायबिलिटी की अमाउंट इक्वल है रिजर्व की, तो अभी हमारे पास जितना रिजर्व है उतने की ही लायबिलिटी आ गई, तो पूरे का पूरा रिजर्व उसी में यूज हो जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये है क्लेम की अमाउंट के लिए। फिर हम एंट्री कर देंगे इस क्लेम को पे करने की, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी को पे कर देंगे साथ के साथ। तो रिजर्व पूरे का पूरा यहीं पे खत्म हो गया, पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लायबिलिटी की अमाउंट ज्यादा होती है, व्हेन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो जब लायबिलिटी की अमाउंट ज्यादा है तो जितना यूज कर सकते हो रिजर्व को उतना यूज कर लो, बाकी हमें लायबिलिटी तो पे करनी ही करनी है। तो हमारे पास इस एग्जांपल में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 20,000 का, लायबिलिटी आ गई 25,000 की। अब लायबिलिटी 25,000 की है, हमें जो कि पे करनी भी है, लेकिन हम 20,000 ही कवर कर सकते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में से। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि जितना रिजर्व है उसी को डेबिट कर सकते हैं ना, उसी को खत्म करना है हमें। रिजर्व हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 का, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, लेकिन उतना ही यूज करेंगे जितना पड़ा हुआ है 20,000। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में हमने क्या किया था, हम करते थे इसी केस, मान लो कि यही केस होता उसके अंदर, तो हम क्या करते थे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, बाकी का 5,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते थे, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 25,000। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन में जितना हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट कवर कर लेंगे और उसके बाद लायबिलिटी को पे कर देंगे, यानी कि एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी है 25,000 की, तो 25,000 को पे कर देंगे। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये इस बार डीके गोयल में से क्वेश्चन है। लावण्य एंड प्रिया were partners sharing profits in the ratio of 2:1, तो 2:1 में वो बांट रहे हैं। Past journal entries for the following transaction at the time of dissolution of the firm, तो क्या क्या एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1,50,000 का बैलेंस शीट में, एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। तो पहली चीज तो रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 1,50,000 का और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो पूरे का पूरा रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर्स की रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे का पूरा रिजर्व 1,50,000 को हम बांट देंगे टू लावण्यस कैपिटल अकाउंट, टू प्रियास कैपिटल अकाउंट। उनकी रेशियो है 2:1, यानी कि 2/3 1 लाख जाएगा लावण्य को और 1/3 50,000 जाएगा प्रिया को। इस तरीके से हम ये एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट है, कोई लायबिलिटी नहीं है तो पूरे का पूरा रिजर्व बांट दिया। अब है रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज ascertained at 90,000, तो 1,50,000 में से 90,000 की लायबिलिटी कवर कर देंगे
बाकी का 60,000 हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, इसमें से क्लेम आ गया 90,000 का। तो अभी डिसोल्यूशन में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि एनीवेज हम सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको भी वहीं पे ट्रांसफर कर देंगे। टू रियलाइजेशन 90,000, बाकी का 60,000, बाकी बच जाएगा 60,000, जिसको कि हम 2:1 की रेशो में, जो कि इनकी रेशो है, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, टू लावण्यास कैपिटल अकाउंट, टू प्रियास कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 का 2/3 यानी कि 40,000 चला जाएगा लावण्या को, और 1/3 20,000 चला जाएगा प्रिया को। आगे अब हम क्या करेंगे, इस लायबिलिटी को हमें साथ ही साथ पे करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एंट्रीज करने को बोला है तो सीधे सीधे अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो साथ ही साथ हमें रियलाइजेशन की डेबिट साइड में उस लायबिलिटी को पे कर देना है। जब हम कुछ पे करते हैं तो कैश या बैंक जाता है, एसेट कम होती है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी को साथ ही साथ पे कर दो। तो ये था केस नंबर 2। तो केस नंबर 3 है, workman compensation reserves stood at 1,50,000 in the balance sheet and liability in respect of it was ascertained at 1,50,000। जितने का रिजर्व है उतने की ही लायबिलिटी आ गई, तो पूरे का पूरा रिजर्व उसी लायबिलिटी को कवर कर लेंगे और उस लायबिलिटी को पे कर देंगे। यानी कि पार्टनर्स में बांटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू क्लेम के लिए हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। अब इस लायबिलिटी को पे कर दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपको बैलेंस शीट में जो भी दे रखा है उससे हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये लायबिलिटी हम पे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 एंड लायबिलिटी इज 2 लाख। अब हमें लायबिलिटी ज्यादा आ गई, तो जितना हम कवर कर सकते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से उसको यूज कर लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 है, पूरा का पूरा यूज कर लो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब पूरे का पूरा रिजर्व यूज हो गया, तो हमारे पास पार्टनर्स के में बांटने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। अब इस लायबिलिटीज को भी, इस लायबिलिटी को भी हमें, इस क्लेम को भी हमें कवर करना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी केस नंबर 4 में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 लाख की लायबिलिटी है, हम इसको पे कर देंगे। केस नंबर 5 है, there was no workman compensation reserve in the balance sheet and firm had to pay 40,000 as compensation to the workers। कोई रिजर्व था ही नहीं, तो हमें 40,000 वर्कर को देने पड़ गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पूरे का पूरा 40,000 हमें लॉस हो गया, एक तरह से हमें पे करना पड़ गया वर्कर्स को। यहाँ पे तो क्या था ना कि ये कवर कर लेता था, रिजर्व से हम इसको कवर कर लेते थे, फिर उससे पे कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ केस में 1,50,000 का तो कवर ही हो गया। इवेंचुअली हमें रियलाइजेशन की, यहाँ पे अगर आप देखो तो रियलाइजेशन को क्रेडिट किया हमने 1,50,000 से, डेबिट किया हमने 2 लाख से, तो नेट नेट हमें लायबिलिटी कितने की पड़ गई, 50,000 की। बट यहाँ पे हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, पूरे का पूरा हमें डेबिट साइड में डालना पड़ा, तो 40,000 की नेट लायबिलिटी आ गई, जिसको कि हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देंगे। तो इस तरह से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व
अगर दिया हो डिसोल्यूशन में, तो इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 2 में हम प्रॉपर्ली रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो उसी वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या क्या और आता है रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉपर्ली तरीके से। लेकिन उसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि बहुत काम आता है, वो है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का। तो हम एक बार उसको सीख लेते हैं कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। डिसोल्यूशन के टाइम पे यानी कि फॉर्म के खत्म होने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, सारे एसेट्स को बेचना पड़ता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उस टाइम पे। तो वो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर एक्सपेंसेस borne by firm and paid by firm, फर्म मतलब फर्म एक्चुअली पार्टनर से ही बनती है, तो इवेंचुअली सारे पार्टनर्स ही उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर कर रहे हैं। तो अगर एक्सपेंसेस फर्म ही बेयर कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो हम उसकी एंट्री सीधे सीधे कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, जस्ट इतना दे रखा है कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन वर से 10,000, तो आपको एज्यूम करना है कि फर्म इसको बेयर कर रही है और फर्म इसको पे कर रही है, फर्म इसको सेंड कर रही है और फर्म इसको पे कर रही है। तो आपको बस ये एंट्री कर देनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कर देनी है। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस होता है अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सपेंसेस borne by firm but paid by a partner। करने तो थे फर्म को बेयर, लेकिन किसी पार्टनर ने पे कर दिए। तो जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है, हालांकि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी थी। अगर पार्टनर ने ले ली तो दैट मीन्स कि फर्म को उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम उसकी एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे, यानी कि बाद में इवेंचुअली उसकी कैपिटल बढ़ जाने से जो भी अमाउंट आएगा बैलेंस, उसको हम बाद में पे कर देंगे। ये था कि अगर फर्म को बेयर करने थे एक्सपेंसेस लेकिन पार्टनर ने पे कर दिए, यानी एक तरह से पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी ले ली। आगे है कि एक्सपेंसेस borne बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर को ही बेयर करने थे और पार्टनर ने ही पे कर दिए। अगर पार्टनर को ही पे करने थे, पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो इस चीज की हमें कोई एंट्री नहीं करनी। पार्टनर को ही साइन करने थे और पार्टनर ने पे कर दिए, तो आउटसाइड द बिजनेस ये हो गया ट्रीटमेंट, तो हमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। चौथा केस है लास्ट केस कि अगर एक्सपेंसेस borne बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर को बेयर करने थे लेकिन फर्म ने पे किया है। तो अगर पार्टनर को बेयर करने थे तो पार्टनर को पे करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि फर्म ने पे कर दिए तो हम पार्टनर से उनको रिकवर तो करेंगे। पार्टनर से रिकवर करने के लिए तरीका क्या है कि उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट इसलिए किया क्योंकि फर्म के अकाउंट से बैंक खत्म हो रहा है, जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो ये 4 केसेस हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के जिनके लिए हमें ये एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 5000 के। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स फर्म को ही पे करने थे, फर्म को ही पे करने थे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। आगे है realization expenses amounted to 8000 were paid by partner X। expenses थे 8000 के। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें ये एज्यूम करना है कि फर्म ही उन एक्सपेंसेस को बेयर कर रही है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको पे करना, लेकिन पार्टनर एक्स ने ले ली वो लायबिलिटी। तो पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हम उसको इवेंचुअली वो पैसे देंगे तो उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। थर्ड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस थे 10000 के जो कि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए। मतलब करने तो थे पार्टनर को, लेकिन कर दिए पे फर्म ने। तो पार्टनर के बिहाफ पे अगर पे किए हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम उसको रिकवर कर लेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे तो दैट मीन्स हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10000। अगला है realization expenses amounted to 15,000 were paid by the firm. Mr. X, one of the partner, has to bear those expenses. Mr. X जो कि एक पार्टनर था उसको बेयर करने थे एक्सपेंसेस, लेकिन फर्म ने पे कर दिए। तो ये सेम एंट्री है, पार्टनर को बेयर करने थे तो हम उससे रिकवर करेंगे, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर का नाम लिखा है एक्स, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है अमाउंट 15,000। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। 8,000 were to be borne by the firm and balance by Maruti a partner। रियलाइजेशन के टोटल एक्सपेंसेस है 20,000, जिसमें से 8,000 फर्म को बेयर करने थे, तो एंड बाकी के बेयर करने थे बैलेंस बाय मारुति। 8,000 फर्म को बेयर करने थे, बाकी बचे 12,000, वो बेयर करने थे पार्टनर को बेयर करने थे। तो ये एक्सपेंसेस हुए इतने वर पेड बाय द फर्म। तो हम पहले मैं आपको दोनों की अलग अलग एंट्रीज बताती हूँ, फिर उसकी इकट्ठी कैसे एंट्री करते हैं वो बताते हैं। तो अगर फर्म को पे करने थे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 8,000, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब ये जो 12,000 पार्टनर को पे करने थे ये भी फर्म ने ही पे किए हैं, तो हम पार्टनर के कैपिटल, मारुति है उसका नाम, तो मारुति से रिकवर करेंगे ये पैसे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। तो 12,000 हम उससे रिकवर करेंगे। इन दोनों की हम एक एंट्री कैसे बना सकते हैं, बैंक को क्रेडिट किया 8,000 से, बैंक को क्रेडिट किया 12,000 से, तो से तो हम इकट्ठा इसको कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट 20,000। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टू बैंक अकाउंट 20,000 डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो
एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8000, मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, टू बैंक अकाउंट 20,000। यानी इन दोनों एंट्रीज को हमने कंबाइन करके एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। ये दो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं और ये कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये था फिफ्थ केस। अभी है अगला, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 were to be borne by the firm and balanced by Maruti. Expenses were paid by Maruti. ये सेम ही केस है। 20,000 के एक्सपेंसेस थे, 8,000 फर्म को पे करने थे और 12,000 मारुति को पे करने थे, लेकिन एक्सपेंसेस पे किए किसने? मारुति ने पे किए। तो सबसे पहले तो 8,000 जो कि फर्म को बेयर करने थे, फर्म को बेयर करने थे लेकिन मारुति ने पे किए, तो एक तरह से फर्म के एक्सपेंसेस की लायबिलिटी मारुति ने ले ली। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति's कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा आपका 8,000 एंड 8,000। अब जो 12,000 के जो बाकी के एक्सपेंसेस थे वो मारुति को ही बेयर करने थे, मारुति ने ही पे कर दिए, तो उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करते। जब कोई पार्टनर खुद को ही बेयर करने हैं एक्सपेंसेस और खुद ही पे करता है तो उसके लिए हम नो एंट्री करते हैं। तो हम नेट एक ही एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति's कैपिटल अकाउंट 8,000। आगे है, सुधीर अ पार्टनर was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization which amounted to 16,000 were paid by the firm. तो सुधीर एक पार्टनर था जिसको कि 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया ताकि वो डिसोल्यूशन का काम कर सके। उसको सारे एक्सपेंसेस को भी बेयर करना था जो कि हुए 16,000 के, लेकिन वो एक्सपेंसेस उसको बेयर करना था लेकिन वर पेड बाय द फर्म। तो सबसे पहले तो हम 10,000 जो सुधीर को हमें रेम्यूनरेशन देना उसकी एंट्री करेंगे। जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 उसको देना था 10,000। अब ये जो 16,000 के एक्सपेंसेस हैं वो सुधीर को बेयर करने थे लेकिन पार्टनर ने पे नहीं किए, फर्म ने पे किए, तो उसके लिए हम सुधीर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हम उससे रिकवर करेंगे ये अमाउंट। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म ने पे किए तो टू बैंक अकाउंट 16,000। अब आपकी बुक में इसकी एक ही एंट्री की हुई है इन दोनों की। उसको कैसे किया देखो, सुधीर को क्रेडिट किया है 10,000 से, क्रेडिट किया 10,000 से और सुधीर को ही डेबिट किया 16,000 से, ये दो एंट्रीज में। तो नेट क्या किया है? नेट हमें सुधीर को डेबिट करना है 6,000 से। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, सुधीर क्रेडिट किया 10 से, डेबिट किया 16 से, तो नेट इफेक्ट क्या है? सुधीर को डेबिट कर दो 6,000 से। हम कर देते हैं सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। रियलाइजेशन को डेबिट किया 10,000 से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक में 16,000, टू बैंक अकाउंट 16,000। तो इस तरीके से आप ये दो एंट्रीज भी कर सकते हो और आप ये सिंगल कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। इन दो एंट्रीज को कंबाइन करते हुए सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 16,000। तो सेम इफेक्ट होगा जो इन दो एंट्रीज का होगा। आगे है
8th पार्ट है इसका। रवि अ पार्टनर, Ravi, a partner, is allowed a remuneration of 15,000 for dissolution work and is to bear all expenses of realization which amounted to 5,000 were paid by the firm। यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी है, जब तक बोला नहीं जाए कि पार्टनर को कई बार अपॉइंट किया जाता है कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी वही बेयर करेगा। तो जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि पार्टनर को ही बेयर करने हैं, तब तक हम ये एज्यूम अपने आप नहीं करेंगे कि पार्टनर को बेयर करने हैं। अगर बोला जाए स्पेशली, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी को, रवि को ही सारे एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, हम एज्यूम, जब तक बोला नहीं जाए तब तक हम एज्यूम करेंगे कि फर्म को बेयर करने हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेते हैं। रवि को एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 15,000 का डिसोल्यूशन के काम के लिए। तो पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, उसको हमें 15,000 देने हैं। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से बढ़ा देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और रवि को ये सारे एक्सपेंसेस बेयर करने थे 5,000 के, लेकिन उसने पे नहीं किए, वर पेड बाय द फर्म। तो अगर एक्सपेंसेस रवि को बेयर करने थे लेकिन फर्म ने पे किए, तो हम उसके कैपिटल से रिकवर करेंगे वो पैसे। तो रवि के कैपिटल से रिकवर करेंगे, यानी कि रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कम कर देंगे 5,000 से। और क्योंकि फर्म ने पे किए हैं तो टू बैंक अकाउंट 5,000। अब हम इन दो एंट्रीज की बजाय कंपाउंड एंट्री कैसे कर सकते हैं, देखो, रवि को क्रेडिट करना है 15,000 से, रवि को डेबिट करना है 5,000 से। तो नेट नेट 10,000 से रवि को क्रेडिट करना है। तो हम लिख देंगे टू रवि कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये दोनों तो हो गए कवर, ये पार्ट। अब रियलाइजेशन को डेबिट करना है 15,000 से, तो लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000। और बैंक को क्रेडिट करना है 5,000 से, तो टू बैंक अकाउंट 5,000। तो इस तरीके से हम इन दो सिंगल एंट्रीज की बजाय ये कंपाउंड एंट्री करेंगे, तो इसका सेम इफेक्ट होगा। हमने जस्ट क्या किया, हमने दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया है। आगे है नेक्स्ट, Anil, a partner, is to be paid remuneration of 20,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to 7,500 were paid by the firm। अभी हमने बात की थी कि जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि पार्टनर को बेयर करने हैं, हम एज्यूम करते हैं कि फर्म को ही बेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो अनिल को 20,000, जो अनिल जो कि एक पार्टनर है, उसको की 20,000 का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ये है 9th केस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। तो उसको 20,000 हम दे देंगे। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 7,500, जो कि फर्म ने पे किए हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम एज्यूम करते हैं कि फर्म ही बेयर कर रही थी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500 7,500। ये एक ही केस है, तो इन दो एंट्रीज की बजाय हम सिंगल एंट्री कर सकते हैं। रियलाइजेशन को डेबिट किया 20,000 से, रियलाइजेशन को डेबिट किया 7,500 से। तो हम इकट्ठा कर सकते हैं इसको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट
20,000 to bank account 7,500। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है 10th केस है, सुनील अ पार्टनर is to be paid remuneration of 25,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to 9,000 were paid by him. तो सबसे पहले तो सुनील एक पार्टनर है जिसको कि हमें 25,000 देने हैं डिसोल्यूशन के काम के लिए। तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दो, उसको बढ़ा दो। तो सुनील को हम करेंगे क्रेडिट कैपिटल अकाउंट को। तो 10th है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट 25,000। आगे है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमें एज्यूम करना है कि एक्सपेंसेस फर्म को बेयर करने थे। तो फर्म को बेयर करने थे लेकिन पार्टनर ने उसको ले लिया, लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, हम उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि फर्म को बेयर करने थे। कुछ नहीं दिया तो फर्म को बेयर करने थे, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर पेड बाय हिम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, सुनील है उसका नाम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पार्टनर ने सुनील ने टेक ओवर कर ली। तो 9,000। अब इन दो एंट्रीज की बजाय हम एक साथ एंट्री कर सकते हैं। रियलाइजेशन को डेबिट किया 25 से, रियलाइजेशन को डेबिट किया 9,000 से। तो एक साथ एंट्री कैसे कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000 टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। सुनील को क्रेडिट किया 25 से, सुनील को क्रेडिट किया 9,000 से। तो 34,000 से उसको इकट्ठा क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो एंट्रीज का सेम इफेक्ट होगा, तो ये सिंगल कंपाउंड एंट्री का इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट सीख के। और पार्टनर्स बाकी के 4 अकाउंट्स, लोन बाय पार्टनर्स, लोन टू अ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट्स और कैश और बैंक अकाउंट को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।